अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम साई तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENT 201 के लेक्चर नंबर 11 द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर गुजरे हैं 8, 9, 10, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सारा के सारा डिपेंड हो रहा है उन्हीं तीनों लेक्चर्स पर, प्रीवियस लेक्चर्स पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है करेक्टनेस। ठीक है, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक आएगा वो करेक्टनेस का है। बाकी पूरा का पूरा फर्दर लेक्चर हमारा जो है वो रिव्यू है आज का, और जो अब तक हमने पढ़ा है वो आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर आज दोबारा डिस्कस होंगी और इसको हम क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्या चीज़ आप लोगों ने याद करनी है और किस तरह से करनी है, तो वो भी मैं आपको साथ में हाईलाइट करती जाऊंगी। तो करेक्टनेस की डेफिनेशन हमने सबसे पहले करनी है, क्योंकि ये हमारा आज का न्यू टॉपिक है कि करेक्टनेस क्या है। करेक्टनेस बेसिकली क्या होता है, एक दुरुस्तगी होती है, कोई चीज़ ठीक करना होता है। मैं आपको अपने वर्डिंग में आपको समझाना चाहूँगी इसमें कि अगर कोई कहीं पर आप गलती करते हैं तो उसको ठीक करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहला पॉइंट ही ले लेते हैं, ग्रामर। अब ग्रामर है, आपको ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इज एम आर हम लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमारा इंप्रेशन ख़राब होता है। तो इस चीज़ की हमने उन्हें करेक्टनेस करनी है कि ग्रामर मिस्टेक ना हो, और अपने जो से हमारे टेंस वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से करें। अगर हम अपनी अच्छी इंग्लिश भी करना चाहते हैं तो उसके लिए 12 टेंसेस हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वो 12 टेंसेस कर लें तो हमारी ये ग्रामर मिस्टेक नहीं निकलती, इज एम एंड वाज वर। तो ये मिस्टेक्स जो सी होती हैं वो बेसिकली मिस्टेक्स होती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए हैं हमारी प्रोफेशनल लेवल पर, तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इम्पैक्ट बहुत बुरा शो होता है। सेकंड, हमारे करेक्टनेस को ठीक करने के लिए आ जाती है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में आ जाता है कॉमास वगैरह। ठीक है, आप गलत लगा देते हैं, पंक्चुएशन गलत कर देते हैं, कॉमास कहीं लगा दिया, फुल स्टॉप कहीं लगा दिया, तो पंक्चुएशन में ये हमारी मिस्टेक आ जाती है, जो कि ये भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक आ जाती है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक। हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग नहीं देखते कि कौन सी चीज़ किस तरह से लिख रहे हैं, बस हम लिखने की ज़रा स्पीड होती है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि आगे फॉर और भी एग्जांपल्स आएंगी तो आपको मैं उससे समझाऊंगी कि स्पेलिंग आप लोग किस तरह से हम चेंज कर देते हैं, हालांकि हमारे माइंड में वही होता है कि ये स्पेलिंग तो यार करेक्ट है, तो ये चीज़ किस तरह से डिफरेंट हो गई, तो वो इस तरह से डिफरेंट हो जाती है कि मीनिंग सेम होता है बट स्पेलिंग हम अक्सर खुद तो वैसे गलत कर देते हैं लिखने में भी, लेकिन वैसे भी कुछ वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं बट स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी मिस्टेक होती है। तो इस चीज़ का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उसके बाद हमने जो यहाँ पर देखना है, दी टर्म करेक्टनेस अप्लाई टू द बिजनेस मैनेजर्स आल्सो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। तो जो चीज़ होती है हमारे बिजनेस लैंग्वेज को अप्लाई करने के लिए, जो करेक्टनेस की दुरुस्ती के लिए, ठीक है, तो वो आ जाती हैं, वो इसमें आ जाती हैं कि आप बिजनेस में आप कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, वो आ जाएंगी यूज़ द राइट लेवल ऑफ द लैंग्वेज, के हमें अपनी लैंग्वेज के राइट लेवल को यूज़ करना है। ठीक है, ज़ुबान की सही सतह का इस्तेमाल करना है हमें। चेक एक्यूरेसी ऑफ द फिगर फैक्ट्स एंड द वर्ड्स, हमें अपने वर्ड्स जो हैं वो चेक करने हैं, उसका जो अल्फाज की दुरुस्तगी है उसको चेक करना है, एक्यूरेसी चेक करनी है। मेंटेन द एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म, जो काबिल कबूल जो लिखी जाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको बरकरार रखना है, उसको देख कर हमने लिखना है, मेंटेन रखना है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं फॉर्मल राइटिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि फॉर्मल किसे कहते हैं और इनफॉर्मल किसे कहते हैं। अब फॉर्मल राइटिंग वो होती है कि फॉर्मल राइटिंग यह होती है जब आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आप कहीं स्कूल हैं, तो वहाँ पर आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मल राइटिंग भी और लैंग्वेज भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। फॉर्मल का मतलब होता है कि आप कहना, हम जहाँ पर आई और वही यूज़ नहीं करते। एक हमने बैक पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हम तुम की जगह वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं आप, हम रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई हमसे मैम है या फिर कोई सर है, हम उसको आप कहकर बात करते हैं, बट अगर हम फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं तो वहाँ पर हम तुम कहकर बात करते हैं। तो जहाँ पर हम तुम कहकर बात करते हैं और इजीली बात करते हैं, अपने स्टाइल में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर इनफॉर्मल करते हैं। इतना ज़्यादा हम लोग बातों का, चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी जॉब होती है, जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, कहीं पर टीचिंग करने जाते हैं या कहीं पर भी होते हैं, या फिर प्रोफेसर लेवल पर हो गए, प्रोफेशनल लेवल पर हो गए, या फिर हम लोग कहीं पर
कहीं पर भी हैं तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज और राइटिंग यूज़ करते हैं। बिजनेस में हम लोग फॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि आप तमीज़ कह लें और फॉर्मल लैंग्वेज भी आ जाता है, राइटिंग भी आ जाता है कि आप कह कर बात करना और चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फॉर्मल के लिए आ जाएगा, जैसे आप रस्मी कह लें, रस्मी तरीका कह सकते हैं बस, और इनफॉर्मल को हम गैर रस्मी कहते हैं। अब ये होता है कि एक फॉर्मल ऐसी तहरीर है कि अक्सर इल्मी तहरीर से वाबस्ता होती है, ठीक है, स्कॉलर राइटिंग से होती है कि पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हैं, इससे आपको रिलेट करता है फॉर्मल राइटिंग। उसके बाद एग्जाम्पल्स, इट इंक्लूड्स दी डॉक्टरल dissertation, scholarly articles, top level government agreements. This style is unconventional, usually impersonal and contain long and involved sentence. तो इसमें डायरेक्ट मुकाला जो होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मल राइटिंग कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो जो मकाला जात होते हैं हमारे, तो उसमें यूज़ की जाती है। जो हमारे स्कॉलरी जो आर्टिकल्स होते हैं, मज़ामीन होते हैं, उसमें की जाती है, ठीक है। टॉप लेवल के जो गवर्नमेंट के वो मुआहिदे वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें शामिल होता है। इस अंदाज में गैर मामूली जो, और इसमें तवील और मुलव्वस जुमलों पर मुश्तमिल है। तो ये सब कुछ यहाँ पर यूज़ होता है। इनमें आर्टिकल्स वगैरह आप देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल राइटिंग ही यूज़ होती है। उसके बाद इनफॉर्मल राइटिंग कहाँ पर यूज़ हो जाती है, इनफॉर्मल को कैसे देखेंगे हम। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग मोर कॉमन इन बिजनेस राइटिंग, तो ये स्टाइल भी कॉमन राइटिंग में मोर कॉमन है इन बिजनेस राइटिंग में। ये कारोबारी तहरीर में तर्ज तहरीर ज़्यादा आम है क्योंकि ये बिजनेस राइटिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बात करते हैं, ईमेल, मेमोज, ईटीसी, तो ईमोज, मेमोज में ये यूज़ किया जाता है। अब मोर फॉर्मल के यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मोर फॉर्मल में आ जाता है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट के बाद यहाँ पर आ जाता है शामिल होना, और ज्वाइन का मतलब भी हिस्सा लेना होता है। बट फॉर्मल में आ गया पार्टिसिपेट। जैसे हम यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी, हम कहीं जॉब में हैं, बिजनेस लेवल में, तो हम कहेंगे आप पार्टिसिपेट करें हमारे फंक्शन में। बट अगर हम कॉलेज स्कूल वगैरह में हैं या फिर फॉर एग्जांपल हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो हम कहेंगे ज्वाइन करें, मुझे ज्वाइन करें, या ये पार्टी आप ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोक्योर, तो उसके बाद आ जाएगा गेट, उसके बाद हासिल करना, और ख़रीदार, तो दोनों का मतलब ख़रीदारी, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। यूटिलाइज, इस्तेमाल करने, ठीक है, और यूज़, ये भी यूज़ है, इस्तेमाल करें, बट दोनों में फ़र्क आ जाएगा। मतलब तो दोनों का सेम है लेकिन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। इंटीग्रेट, इंटेरोगेट, ठीक है, इंटेरोगेट का मतलब भी कोशिश करना होता है, और क्वेश्चन यहाँ पर इसका मतलब भी कोशिश करें। तो यहाँ पर दोनों का मतलब सेम आ जाएगा लेकिन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आ जाएगा। और यहाँ पर सॉरी, इंटेरोगेट का मतलब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। एंडिवर का मतलब यहाँ पर आएगा कोशिश करें, और ट्राई का मतलब भी कोशिश करें। तो दोनों का मतलब यहाँ पर कोशिश करना होगा, लेकिन बात ये आ जाएगी कि ये यहाँ पर फॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर लेस फॉर्मल में आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अवॉइड सब्सटेंस लैंग्वेज। अब हमने कहाँ कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, रिमाइंडर हमने रखना है कि ऐसी लैंग्वेज से हमें बचना चाहिए। यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स, हमें जो से हैं इनकरेक्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, इनकरेक्ट ग्रामर नहीं यूज़ करनी चाहिए, एंड फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज़ करनी चाहिए। ऑल सजेस्ट द इनएबिलिटी टू यूज़ गुड इंग्लिश, क्योंकि ये सभी जो हैं वो हमारे यानी कि आप कह लें एक तरफ तवज्जो दे रही होती है गुड इंग्लिश की तरफ। तो हमारे इनकरेक्ट जो वर्ड्स हैं, इनकरेक्ट ग्रामर है, वो फॉल्टी पंक्चुएशन है, तो ये तीनों चीज़ें ही अगर हम गलत कर देंगे तो सामने वाले पर वैसे ही बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि इसको तो इंग्लिश आती नहीं है और ये इंग्लिश बोल रहा है। तो सब स्टैंडर्ड, मोर अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा जो मौजू हैं और सब स्टैंडर्ड है। तो कौन से हैं यहाँ पर आप देखें, मोर अप्रोप्रिएट में हम ये वर्डिंग्स हम यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। ये ज़्यादा मौजू हैं और ये सब स्टैंडर्ड हैं। तो मोर अप्रोप्रिएट में इजेंट आ जाएगा, ठीक है, एंड की जगह, ठीक है। उसके बाद कैन नॉट, हार्डली, कैन हार्डली, एम टू प्रूव, एम एट प्रूविंग, स्टोल्ड, स्टोलन, तो इस तरह की ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है दोनों। अच्छी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इस तरह से, अच्छी इंग्लिश यूज़ करने के लिए हम लोग इस तरह से डिफरेंस यहाँ पर कर देते हैं। तो सब स्टैंडर्ड हम
सबस्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं, जबकि सबस्टैंडर्ड लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं ये वाली। और कैन नॉट हार्डली हम लिखते हैं, कैन हार्डली नहीं लिखते हैं, एम एट प्रूविंग लिखते हैं, और एम टू प्रूव उसकी जगह लिखते हैं स्टोल्ड, स्टोलन की जगह। स्टोल्ड का मतलब होता है चोरी हुई, तो स्टोलन का मतलब भी चोरी हुई, लेकिन स्टोल्ड बेटर रहता है, तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आ जाता है, सब स्टैंडर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसमें आ जाता है एक्यूरेसी करना, हमारे जो वर्ड्स हैं उसमें करेक्टनेस लेकर आना। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स प्रिसाइजली थ्रू वर्ड्स फ्रॉम द हेड of the sender to the receiver, so it is highly significant to provide accurate facts and figures and provide appropriate words। जैसे कि हमारे जो अल्फाज के मायने हैं वो कतई तौर पर मर्सल की स्तर से वसूल उन तक पहुँचाना नामुमकिन है, लिहाजा दुरुस्त हक़ाइक़ और एदाद शुमार मुनासिब अल्फाज की फरहमी इंतहाई अहम है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज मुख्तलिफ यानी कि बहुत ज़्यादा ढकी छुपी बातें ना करें और एक्यूरेसी बात करें, गलत बातें ना करें। तो वहाँ पर फैक्ट्स आ जाएगा कि वर्ड्स की एक्यूरेसी भी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आवर गोल इज़ टू बी एज प्रेसाइज एज पॉसिबल, अ गुड चेक ऑफ डाटा इज़ हैव अनदर पर्सन रीड एंड कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर हम कहेंगे हमारा मकसद हर मुमकिन हद तक दुरुस्त होना चाहिए है। उसके बाद हम देखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर। फैक्ट्स एंड फिगर में क्या आ जाएगा, वेरीफाई योर satisfied data, double check your totals, avoid the grossing law and the impact on you। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अपने शुमारती अदद शुमार अपने कल को दो, ठीक है, उसकी तस्दीक करें, बार बार चेक करें, इनको नहीं पर अंदाज़ा लगाने से गुरेज करें जिनका आप पर असर पड़ता है। डिटरमाइन हैव सम एल्स रीड योर मैसेज द टॉपिक इन्वॉल्व्स डाटा डिटरमाइन द फिगर। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर में आ जाएगा, जिससे आप लोग अपनी जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसको ठीक कर सकते हैं। वर्ड्स डैट कन्फ्यूज़, अब आपने वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो कि कन्फ्यूज़ हों, वो अल्फाज जो उलझे हुए हों। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो जो कि इंग्लिश है हमारी उसमें मुसलसल तब्दीली आ रही है। थ्रो डिक्शनरीज कैन नॉट ऑलवेज कीप अप विद रैपिड चेंज, स्टिल दे आर द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स फॉर फाइंडिंग द करेक्ट वर्ड्स। अगरचा जो लगात हमेशा तेज़ रफ्तार तब्दीली के साथ नहीं रह सकते हैं, फिर भी वो सही अल्फाज तलाश करने के लिए सबसे मुफीद वसाइल हैं कि बहुत सारे वर्ड हमारी जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंज हो रहे हैं इंग्लिश के, तो डिक्शनरी में इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं कि हमें बिल्कुल करेक्ट वर्ड हमें चूज़ करने में हेल्प करें, बट लेकिन डिक्शनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हमारी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए और एन का यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा कि हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर लेते हैं जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों बोले एक जैसे जा रहे हैं और दोनों का यहाँ पर मतलब डिफरेंट हो जाएगा। अब एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय। अब यहाँ पर हमने वर्डिंग बोले सेम जा रहे हैं लेकिन आवाज़ भी सेम जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसके दोनों के मीनिंग एक स्पेलिंग चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाएंगे हमारे, और आ और एन का भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जुमले के लिहाज से चेंज हो जाएगा। एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब दैट मीन्स रिसीव, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना, कबूल करना किसी चीज़ को, और एक्सेप्ट इज़ अ वर्ब दैट रिलेट्स ओमिटिंग आउट और लिविंग आउट, तो उसके सवाए होता है एक्सेप्ट का मतलब। बिटवीन और अमंग का मतलब होता है बिटवीन दो लोग के दरमियान होता है और अमंग बहुत ज़्यादा लोग के दरमियान होता है। उसके बाद आ जाता है फर्दर एंड फर्दर। यहाँ पर आगे और आगे भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है लेकिन यहाँ पर मीनिंग स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, तो फर्दर एंड फर्दर दोनों सेम ही बोले जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बाइनरली, तो यहाँ पर दोनों का मतलब आ जाएगा 2 सालों से, बट यहाँ पर स्पेलिंग के डिफरेंस आ जाएंगे, ठीक है। मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज़्म, तो यहाँ पर जो हम करेंगे काबिल कबूल लिखना, जो मैकेनिकम्स को बरकरार रखना होगा, मैकेनिक्स को। ऑल मटेरियल रिलेटिंग टू मैकेनिक्स वर्ड प्रोसेसिंग एंड अपीयरेंस इज़ रेलिवेंट, जो अब हमारी तहरीर है वो मुतलका होनी चाहिए, गैर मुतलका नहीं होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, एक दूसरे के सेंटेंस में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए वर्ड में।
पे केयरफुल अटेंशन टू द मैकेनिकल पार्ट ऑफ एवरी वेल राइटिंग डॉक्यूमेंट। हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसके मैकेनिकल हिस्से पर ध्यान से तवज्जो लें। उसके बाद रिवीजन ऑफ 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें रिवीजन है हमारे 7 सीज कम्युनिकेशन की, जो अभी तक हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हम पीछे से कॉन्सियसनेस पढ़ चुके हैं, कॉन्सिडरेशन, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कॉर्टेसी, करेक्टनेस, तो ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब कंप्लीटनेस का मतलब यहाँ पर होता है मुकम्मल, ठीक है। कॉन्साइज का मतलब होता है मुख्तसर और वाज़िया। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गौर करना, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है मजबूती, ठीक है। क्लैरिटी का मतलब वजाहत आ जाता है, ठीक है। कॉर्टेसी का मतलब होता है तमीज़ आ जाती है, और करेक्टनेस वही दुरुस्ती आ जाती है। तो ये सारा टॉपिक हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही मैं इसकी डेफिनेशन ही जस्ट आपको करवाऊंगी। कंप्लीटनेस का मतलब होता है मुकम्मल। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जगह पर हैं, कहीं पर बिजनेस के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी हैं, तो आपका जो पैगाम है, जो आपका मैसेज है, वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपके जो रीडर्स हैं वो आपको सुन रहे हैं, या आपकी ऑडियंस है वो आपको समझ रही है, या आप कहीं पर बिजनेस में हैं तो उनको समझ आए कि आप बताना क्या चाहते हैं, आपका पैगाम क्या है, आप किस मकसद के लिए किस बारे में बोल रहे हैं। तो आप जो भी बोल रहे हैं वो कंप्लीट बोल रहे हैं, रेलिवेंट बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है आपकी, तो इरेलीवेंट नहीं है, तो आपका मैसेज जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। आपका जो पैगाम है मुकम्मल हो जाता है, जिसमें इसमें तमाम हक़ाइक़ और जो आपके रीडर्स और ऑडियंस होते हैं उस पर मुश्तमिल हो, जो आपके ख्वाहिश के रद्द अमल के लिए दरकार है। जो जैसे कम्युनिकेशन भेजने वालों को वसूल कुंदगान को नज़रों से अपने पैगाम का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, ताकि इस बात का यकीन कर लें कि उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा मालूमात शामिल की है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटनेस, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं। अगर हम बेनिफिट लेकर आएंगे कि कंप्लीटनेस, हम अपना पैगाम पूरा देंगे तो किसी को तो क्या होगा, दे डू अ बेटर जॉब एट बिल्डिंग गुड वैल्यू, उसकी जॉब जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो तामीन में एक बेहतर काम करते हैं, ठीक है। मुकम्मल पैगाम जो हैं वो मुतलबा नतीजे लाने के लिए इम्कान है, और ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके पास कीप द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन द माइंड, तो 3 ये गाइडलाइन है जो आपने माइंड में रखनी है। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपने तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करनी है, ये कंप्लीट उसमें आ जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में ये 3 पॉइंट आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। आंसर ऑल द क्वेश्चन, आपने तमाम सवालों का जवाब देना है। गिव समथिंग एक्स्ट्रा विद डिज़र्व, तो मतलबा वक्त कुछ इजाफ़ी दें, ठीक है ना, जो इजाफ़ी है, जैसे कि कुछ वक्त इजाफ़ी है, ठीक है ना, तो वो दें, सिर्फ जो डिज़ायर्ड है वही दें। उसके बाद आ जाता है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब आपने प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है हु, क्या, व्हाट, यहाँ पर हु, ठीक है ना, उसके बाद क्या, व्हाट, व्हेन, जब, ठीक है, वेयर, कहाँ, और वाई, क्यों। तो ये सारे सवाल हमारे आ जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन में देने ही ज़रूरी होते हैं, तो इन सब सवालों का जवाब देना होता है। तो यहाँ पर हम ये सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्राई टू कीप द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस इंटैक्ट। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो एतमाद जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि उनका एतमाद जो है वो बरकरार रहे। अगर हम इन सब बातों का ध्यान देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देंगे, तो हमारा जो है उनके साथ एतमाद जो है वो बरकरार रहेगा, वो हमें झूठा या पैसे नहीं समझेंगे। कॉम्पिटेंस डज द ऑडियंस प्रिसाइज द मैसेज सेंडर आर कम्युनिकेटिंग विद रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसेस। जैसे कि साख का मतलब होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब साख होता है, साख का मतलब है सामीन, जो हमारे ऑडियंस हैं, ठीक है, उसका एतमाद बरकरार रखने की यहाँ पर हम कोशिश करें। उसके बाद कॉम्पिटेंस का मतलब होता है काबिलियत, जो काबिलियत का आप देखेंगे हमारी ऑडियंस है, उसको हम पैगाम भेजने वालों को मतलबा काबिलियत के साथ बातचीत करते हुए महसूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद करैक्टर आ जाता है, फिर कंपोजर आ जाएगा, सोशियलिबिलिटी आ जाएगा, एक्सट्रोवर्जन आ जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, और हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन। हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, हमने और कौन सी बात पर करना है कि जो हमारे मैसेज है। कॉन्सेंट्रेशन मीन प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन द माइंड, हमने जो मैसेज देना है, यहाँ पर गौर करने का मतलब हर पैगाम को वसूल करने वाले को जहन में रखते हुए तैयार करना है। हमने जो भी पैगाम हम दे रहे हैं तो उस बात पर गौर करना है कि सामने वाला जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको समझ आए। डोंट लूज योर टेम्पर, हमने बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, अपना टेम्पर बिल्कुल भी लूज़ नहीं
करना है। डोंट एक्यूज, इल्ज़ाम नहीं लगाना है। डोंट चार्ज दैम विदाउट द फैक्ट्स, हमने बिना सोचे समझे उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाने हैं। यू शुड द फॉरमोस्ट अवेयर ऑफ द डिज़ायर प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस और इमोशंस एंड प्रोबेबल रिएक्शंस टू योर थॉट्स, हैंडल द मैटर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको इनकी ख्वाहिशात, परेशानियों और हालात, जज्बात और अपने ख्यालात के बारे में मुमकिन रद्द अमल से आगाह होना चाहिए है। मामले को इनकी नुक्ता नज़र से संभालें। और उसके बाद थ्रो आउट कंसीडरेशन इज आल्सो कार्ड द यू एटीट्यूड द ह्यूमन टच और द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। तो आप इसकी सोची समझी सोच को आपका रवैया भी कहा जा सकता है। इंसानी राब्ते या इंसानी फितरत को समझना, हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 3 स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट टू कंसीडरेशन। 3 स्पेसिफिक रास्ते हैं और करने के। 3 निशानदेही यहाँ पर की गई हैं, वो कौन सी आ जाती हैं 3 में। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड और वी, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं बार बार कि आई और वी की जगह हमने यू को यूज़ करना है। और यूजिंग यू डज हेल्प द प्रोजेक्ट यू एटीट्यूड, और यूजिंग जो यू है तो वो हेल्प करता है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यू एटीट्यूड को, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है शो दी ओवरसू कैन लीड टू नेगेटिव रिएक्शन। उसके बाद शो दी बेनिफिट और इंटरेस्ट टू द रिसीवर इन फेस पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम ये सारा कुछ डिटेल के साथ फर्दर हम प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुके हैं कि हम बेनिफिट इंटरेस्ट करते हैं, हम बेनिफिट उनको दिखाते हैं, जो हमारे रिसीवर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट उनका डेवलप करते हैं, पॉजिटिव फैक्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। उनको मसबत खुशगवार हक़ाइक़ पर जोर देते हैं। यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा कि फोकस करना है हमने यू की जगह, यहाँ पर आई और हुई की जगह हमने यू को यूज़ करना है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है तमीज़ के। अगर आप कहीं पर हैं तो वहाँ पर आप तमीज़ के साथ बात करें, कोई भी मिसबिहेवियर ना करें या ऐसी वैसी बात ना कर लें। तो यहाँ पर यहाँ बात आ जाएगी तमीज़ के साथ। तो to communicate the concretely means being specific, definite verb rather than the vague, and the general misunderstanding of the words has produced the tragedies both in war and peace, इन बिजनेस एंड नॉन बिजनेस सिचुएशंस। तो आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है या मिसअंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स में क्रिएट नहीं करनी है, बात को क्लियर और वाजिया ही रखना है। तो तमीज़ के साथ के भी रखना है हमने। एक कॉन्क्रीटनेस, यहाँ पर ठोस बात भी करनी है और वाजिया बात भी करनी है। यहाँ पर ठोस बातचीत करने का मतलब महम और आम की बजाय मखसूस वाजिया होना चाहिए है। अल्फाज की गलत फहमी ने जंग और अमन, कारोबारी और गैर कारोबारी सूरत हाल में सनहात को जन्म दिया है। अक्सर इसका मतलब मायने खैज अल्फाज की बजाय तशरीही बराह रास्त वाजिया अक्सर लगत पर मबनी इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर। तो इसके यहाँ पर क्या बेनिफिट्स आ जाएंगे। यूज़ स्पेसिफिक इंडेफिनाइट फिगर, वाइड इमेज बिल्डिंग। तो आपने स्पेसिफिक और डेफिनेट फिगर्स यूज़ करनी है। वाइड इमेज, अपनी जो इमेज है उसको बरकरार रखना है, उसको बढ़ाना है। उसके बाद आ जाता है यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड, ये यहाँ पर सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी जो हम फर्दर डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में रीड आउट कर चुके हैं। कॉर्टेसी का मतलब यहाँ पर तमीज़ आ जाएगा। तो तमीज़ कह रही हूँ, सॉरी, यहाँ पर कॉर्टेसी हम कहेंगे। यहाँ पर कॉर्टेसी को हम कर लेंगे। फिर उसके बाद है ट्रू कॉर्टेसी इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर नॉट ओनली ऑफ द pre-specificity of others but also their feelings. Knowing your audience allows you to use statement of the courtesy. Be aware of your message. Receiver courtesy stems from the sincere your attitude. तो यहाँ पर हम मुखलिस भी रहेंगे सामने वाले के सामने। तो एक मिनट, यहाँ पर हम कहेंगे कि एक तो हमने यहाँ पर एग्जांपल की अनफेमिलियर और फेमिलियर की, वाकिफ़ और नावाकिफ़ की हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल की। तो कॉर्टेसी यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कि कॉर्टेसी को अगर हम अपने अल्फाज में भी कह सकते हैं कि सच्चे और शुक्रिया में ना सिर्फ दूसरों को नुक्ता नज़र बल्कि इनके जज्बात से भी वाकिफ़ रहना शामिल है। हमें कॉर्टेसी में ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हम उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा ही उनसे थैंक यू वगैरह कहना शुरू कर दें, तो इस तरह से नहीं करना है हमने, बल्कि उनके जज्बात के साथ भी शामिल रहना है। और जो हमारी ऑडियंस है उनको हमने उनको जानना है, ठीक है। आपने उनके साथ शाइस्तगी के साथ बयानात इस्तेमाल करने हैं, उनके साथ शाइस्तगी के साथ तमीज़ के साथ उनके साथ बात करनी है। अपने पैगाम जो है वो वसूल करने से आगाह रहें,
ठीक है। उसके बाद खलूस के साथ आपका रवैया हो उनके साथ, ठीक है। आप खलूस के साथ उनसे बात करें, और ये बरा करम या प्लीज़ और थैंक यू के वर्ड जो से हैं इनको इजाफा ना करें। इनको इजाफा अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल में चला जाता है। फॉर्मल में तो जाता है लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर हैं, बिजनेस लेवल पर हैं और वहाँ पर यूज़ करते हैं आप थैंक यू, प्लीज़ 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 आप मेरा ये काम कर दें, या थैंक यू सो मच आपने मेरा ये काम कर दिया। तो इस तरह के वर्डिंग से आप लोगों ने अवॉइड करना है, शाइस्तगी ज़रूर रखनी है और अपने पैगाम को पूरा मुकम्मल करना है, लेकिन इस तरह के वर्डिंग से आप लोगों ने अवॉइड करना है कि इतना ज़्यादा भी आप ना हो। और उसके बाद आ जाता है बी सिंसियर, टैक्टफुल, थ्रू आउट एंड एप्रोप्रिएट। तो ये सारा कुछ इसी में आ जाएगा। तो टैक्टफुल, ब्लंट, तो ये सारी एग्जांपल्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। और यहीं पर हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। तो इसमें याद करने वाली जो चीज़ थी वो कंप्लीटनेस थी जो रह गई थी यहाँ पर, और वो हमने आज कर ली है। ये सारा लेक्चर आज का रिव्यू था। हमने जो भी अभी तक लेक्चर्स रीड किए हैं तो ये सारा का सारा रिव्यू था। जितने भी 4-5 लेक्चर्स हमारे अभी तक गुजर चुके हैं तो ये सारा उन्हीं लेक्चर्स का रिव्यू था। तो ये भी अगर आप कर लें तो ये सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से आप लोग के MCQs बनकर आते हैं, और पेपर में भी आपके MCQs आते हैं। और जो क्विज़ 1 हुआ था वहाँ से भी आपके इसी लेक्चर में से MCQs बनकर आए थे, क्योंकि ये 3-4 लेक्चर्स का रिव्यू है। अगर आप इसी लेक्चर को अच्छे तरीके से याद कर लें, डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कर लें, तो आपके पहले के 3 लेक्चर्स इजीली कवर हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप, मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।